इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। खंडवा से कौन? मध्य प्रदेश में एक लोकसभा खंडवा है और खंडवा लोकसभा हमेशा चर्चा में रही। नंद कुमार चौहान यहां से चुनाव जीते लगातार, लेकिन एक बार मौका वहां की जनता ने अरुण यादव को भी दिया था। अरुण यादव कद्दावर नेता है, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पर इस बार खंडवा से कौन होगा? चूंकि अब उपचुनाव होना है, दुर्भाग्यवश वहां के सांसद नंद कुमार चौहान कोविड के बीच रहे नहीं और अब तैयारी है लोकसभा चुनाव की। दोनों ही दल अपने अपने तरीके से तैयारियों में लगे हैं, रणनीति बनाने में। लेकिन दल ही नहीं, बल्कि जो टिकट की उम्मीद लगाए हैं वो भी सक्रिय देखे जा रहे हैं। चाहे बात कैलाश विजयवर्गीय जी की करें या फिर अरुण यादव, जो कि कांग्रेस से शायद एकमात्र लीडर हो सकते हैं जिन्हें टिकट मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। अर्चना चिटनिस हमेशा वहां से चुनाव जीतती रही है बुरहानपुर से, लेकिन पिछली दफा चुनाव हार गई। तो क्या अब लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी अर्चना चिटनिस के नाम पर दांव लगाएंगे, या फिर यह देखने को मिलेगा कि कैलाश विजयवर्गीय को वहां से चुनाव मैदान में उतारेंगे या कोई और? क्योंकि नंद कुमार के चौहान के बेटे की चर्चा भी बड़ी तेजी से है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी सीनियर लीडर को भारतीय जनता पार्टी वहां से टिकट दे सकती है। चीजें बदली हुई है, स्थितियां बदली हुई है। कोविड के बीच में एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा भी है, दमोह का उपचुनाव सामने है। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाते हैं अर्चना चिटनिस की। अर्चना चिटनिस पहुंची थी बागली, और बागली इसी लोकसभा चुनाव क्षेत्र में आता है। और बागली में जब पहुंची है तो आप देखिए तस्वीरें जिसमें मुलाकात की है उन्होंने, और क्या बोला, क्या चर्चा कर रही हैं, जरा सुन लीजिए। इससे आप समझ जाएंगे कि वो तैयारियों में लग गई। सुन लीजिए अर्चना चिटनिस। क्षेत्र में हाट पिपलिया उद्वहन सिंचाई योजना को लेकर किसानों की एक बड़ी ऐसी मांग है जिसको लेकर हमारे किसान भाई अधीर हैं, क्योंकि मिट्टी अच्छी है, पानी पर्याप्त रहे, वो सबकी इच्छा होना स्वाभाविक है। यहाँ पहुँचने पर सबसे और विस्तार से बात हुई, और आप भी ये जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति दे चुके हैं। WRD ने इसको पार्ट ए और पार्ट बी 2 में विभाजित किया है, और मैं समझती हूँ कि आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो सी उज्जैन द्वारा ये बोधी को भेज दी गई है। आने वाले 7 से 8 दिन में बोधी से इसका टेक्निकल अप्रूवल होने के साथ ही ENC को ये योजना पहुंचेगी। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान क्योंकि आज मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मैं भरोसे से कह सकती हूँ कि जैसी ही सारी प्रक्रिया और फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है, इसका स्वीकृति कर इस क्षेत्र के खेत खेत को पानी पहुंचे। तो आप समझ रहे हैं कि अर्चना चिटनिस जी ये कह रही है कि वहां एक परियोजना है जिसको लेकर सहमति मुख्यमंत्री दे चुके हैं, लेकिन वहां के लोगों की लगातार मांग रही है, उसको लेकर फिर एक बार वो मुख्यमंत्री जी से बात करने की बात कह रही है। बात अकेले अर्चना चिटनिस की नहीं है, अरुण यादव भी सक्रिय है। जब अरुण यादव से पूछा गया इस बारे में तो उनका क्या कहना है, जरा सुन लीजिए अरुण यादव। पिछले जो खर्च मध्य प्रदेश की सरकार में हुए हैं, केंद्र की सरकार का व्यवहार हुआ है जनता के प्रति, अनदेखी जनता की है, उन सब बातों को देखते हुए हम लोग मुझे पूर्ण उम्मीद है कि केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, जहाँ जहाँ देश में अगले चुनाव होंगे सब प्रदेशों में, वहाँ भी परिवर्तन होगा। पार्टी चाहेगी और जनता चाहेगी तो फिर जीत कराएंगे। कांग्रेस पार्टी की तैयारी इंतजार कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। देखिए, मैं तो कार्यकर्ता हूँ, जो दिशा निर्देश पार्टी का होगा, जो पार्टी तय करेगी, जो पार्टी कहेगी, वो हम सब लोग करेंगे। तैयारी शुरू भी है। अब जो पार्टी निर्णय लेगी वो सबको मान्य होगा। पार्टी चाहेगी कि मुझे लड़ना है, पार्टी का आदेश होगा, चुनाव लड़ेंगे। तैयारी तो 24/7 करते रहते हैं, कुछ तो होते ही रहता है। आज फिलहाल तो अभी मंडलम जो आदेश PCC का है, उसमें मंडलम और बूथ और सेक्टर की तैयारी करनी है, उसको काम करनी। चुनाव तो बाकी लड़ेंगे, और मुझे मौका 4 बार मैं चुनाव वहाँ से लड़ा। जो दिशा निर्देश पार्टी का होगा, जो पार्टी तय करेगी, हम सबको मानेंगे। चुनाव को लेकर जो भी इलेक्शन प्रिपरेशन की तैयारी होगी तो हम जुटे हैं। वो तो पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है। माननीय कमलनाथ जी का दिशा निर्देश सबको प्राप्त हो चुका है, प्रभारियों की नियुक्ति हो चुकी है, प्रभारी लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर कांग्रेस को घेरा करने का काम कर रहे हैं। उपचुनाव 4 उपचुनाव है, उसके बाद फिर मिशन 23 की तैयारी करके। चलिए, तो हम देख रहे थे कि अरुण यादव बिल्कुल पूरी तरह ये कह रहे हैं कि पार्टी में तो एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं, लेकिन हर कार्यकर्ता यही कहता है,
उम्मीद है उनको कि टिकट मिलेगी और हमें लगता है उनसे मुफीद चेहरा कांग्रेस के भीतर कोई है भी नहीं। पहले चुनाव लड़े हैं, एक बार वहां से चुनाव जीते, बाद में केंद्रीय मंत्री भी बने, फिर किसी कारणवश मंत्री पद छोड़ा और प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे कांग्रेस की, पर एक बार फिर अपना भाग्य आजमाने जा रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। पर पार्टी तय करते हैं टिकट किसको मिलेगा। साथ ही अर्चना चिटनिस की बात भी आप सुन रहे थे, वो भी सक्रिय देखी जा रही। तो इसका मतलब यह है कि दोनों ही पार्टी के कैंडिडेट अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं और यही होता है, दुनिया में आना जाना लगा रहता है लेकिन चीजें रुकती है। मेरे साथ इस वक्त हर्षवर्धन जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। हर्ष जी, स्वागत है आपका। क्या आपको लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में स्वाभाविक रूप से उपचुनाव तो होना ही है, चाहे हम खंडवा की बात करें या जहां जहां विधानसभा खाली हुई, लेकिन लोकसभा खंडवा बड़ी लोकप्रिय भी रही है हमेशा और ये चुनाव बड़ा दिलचस्प भी होगा और चैलेंज भरा भी होगा, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मनोज भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि खंडवा का उपचुनाव ऐसे वक्त हो रहा है जब न केवल सत्तारूढ़ भाजपा में बल्कि विपक्षी कांग्रेस में भी एक बड़ा कह लीजिए खींचतान चल रही है शक्ति की और शक्ति संतुलन की कोशिश की जा रही है। ऐसे में खंडवा सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसा कि आपने बताया अपने प्रोग्राम में कि अरुण यादव का नाम चल रहा है मजबूती से। अरुण यादव स्वाभाविक दावेदार हो सकते हैं खंडवा सीट के, लेकिन अरुण यादव का इतिहास पिछले चुनाव में बहुत खराब रहा। उन्होंने जो है मोदी लहर के मुकाबले में बहुत ज्यादा ताकत वो नहीं दिखा पाए। इस कृष्ण मुरारी मोगे का नाम चलता है भाजपा की तरफ से, अर्चना चिटनिस हैं, इसके साथ ही हर्षवर्धन सिंह जो कि नंदू भैया के लड़के हैं, उनका भी अगर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया नाम पे तो नंबर आ सकता है। लेकिन जो बात मैंने कही कि भाजपा हो या कांग्रेस, जो आपस में शक्ति की खींचतान चल रही है, उस बीच ये लोकसभा उपचुनाव होने जा रहा है और मुझे लगता है कि ये एक कम से कम भाजपा की तरफ से यहाँ पे एक चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है, जो कि शायद प्रदेश की जो सियासत तो जुड़ा है उससे। जी, जो चौंकाने वाले नाम की चर्चा आप कर रहे हैं, एक चर्चा नाम की कैलाश विजयवर्गीय जी की भी बहुत तेजी से है और ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है उन पर दांव लगा दे। और कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ने में माहिर भी माने जाते हैं क्योंकि चुनाव कभी हारे भी नहीं। तो क्या ये चेहरा भी दिखाई दे सकता है? हाँ, कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी काफी प्रमुखता से सामने आ रहा है, लेकिन कुछ ही दिन पहले उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे खंडवा नहीं जाना है फिलहाल। बहरहाल राजनीति में कहने की बात कुछ और होती है और करने का जब मौका आता है तो कहने के साथ आलाकमान का आदेश आना पड़ा। तो कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम तो है, लेकिन कैलाश जी स्वयं जो है फिलहाल कोई उत्सुक दिखाई नहीं दे रहे। जी, चलिए आप बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त यशपाल सिंह सिसोदिया जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, और साथ ही सोहन वाल्मीकि जी कांग्रेस के विधायक। आप दोनों का बहुत स्वागत है। यशपाल जी, अर्चना चिटनिस जी बड़ी सक्रिय दिखाई दे रही हैं, होता यही है। खैर, नंद कुमार चौहान जी नहीं रहे हमारे बीच में, बड़े अच्छे नेता थे, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, लोकसभा चुनाव वहां से लगातार जीतते रहे, लेकिन कोविड का शिकार हो गए और वो हमारे बीच में नहीं रहे। चुनाव तो होगा, चीजें चलती रहती है। क्या देख रहे हैं आप वहां पर, क्योंकि इस समय एंटी इनकम्बेंसी की बात भी कही जा रही, दमोह चुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ा, तो कौन होगा मुफीद चेहरा वहां से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा प्रचार प्रसार के माध्यम से या आंकलनों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से तय नहीं होता है मनोज जी। जी। भारतीय जनता पार्टी का संगठन उस सारे परिदृश्य को, सारी स्थितियों को मंथन करता है। हमारी चुनाव संचालन समितियां होती है, नाम को लेकर के सर्वे भी पार्टी अपने तय करवाती है। अभी तो देखिए परिदृश्य अभी जो कुछ सामने जब आएगा तब किसी चुनाव के उम्मीदवार के बारे में दावेदारी को लेकर के बात की जा सकेगी। अभी इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर के, चुनाव लड़ने को लेकर के हमेशा गंभीर रहती है और उसको लेकर के, और कोई थोपे गए तो उम्मीदवार हमारे यहाँ नहीं आते। देखिए, कुल मिलाकर के पार्टी का जो एक मंथन है, पार्टी की जो एक कद्दावर हमारे नेता है, सब एक साथ बैठते हैं मनोज जी, और उसमें जिले से भी, संभाग से भी और प्रदेश तक जो नाम आते हैं उनके बारे में अध्ययन होते हैं और जीत की संभावना वाले को ही चुनाव टिकट पार्टी देती है। नहीं, लेकिन इनमें क्या एक अर्चना चिटनिस जी भी हो सकती है, चूंकि लगातार वहां से जीती है चुनाव, उस क्षेत्र बुरहानपुर से मंत्री भी बनी, आप लोग के साथ भी रही। सवाल यही है कि वो बड़ी सक्रिय नजर आ रही, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, कल भी वो पहुंची बागली में और एक परियोजना को लेकर वहां के लोगों से बात की, मुख्यमंत्री के सामने बात रख रही। तो क्या ये चेहरा भी एक चेहरा हो सकता है?
कई हो सकते हैं, चेहरा कौन होगा अभी तो देखिए ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आपने कहा कि सक्रिय भूमिका में अर्चना चिटनिस कब निष्क्रिय रही है वो उनको राजनीतिक विरासत में मिली है। उनके पिताश्री मध्य प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष की आसंदी को सुशोभित कर चुके हैं ब्रजमोहन जी मिश्रा जी, और स्वयं 2 बार की 3 बार की विधायक रही हैं, कैबिनेट मंत्री रही हैं, डिपार्टमेंट का भी उन्होंने भले से संचालन किया। मेरे मंदसौर और नीमच जिले के तो प्रभारी मंत्री भी थी मनोज जी। तो वो निष्क्रिय तो थी नहीं कि बिल्कुल चुनाव हारने के बाद बिल्कुल घर बैठ गई हूँ। मैं खुद एक शंखनाद यात्रा में गया था, मुझको पार्टी ने दायित्व दिया था, तब भी वो मेरे साथ खंडवा की सड़कों पर कलेक्ट्रेट हम लोग पैदल गए थे। तो ये देखिए सक्रियता तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं जो भी दायित्ववान पदाधिकारी कार्यकर्ता रहता है उसको हर भूमिका में वो नजर आता है। सक्रिय वो कल भी थी, सक्रिय वो आज भी है। मुझे इसमें अचरज नहीं लगता मनोज जी की अर्चना चिटनिस जी अचानक सक्रिय हो गई। आपको कैसे अचरज लगेगा? आपको लग भी नहीं सकता ना अचरज, आप तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदार सिपाही जी। सोहन वाल्मीकि जी, अरुण यादव जी ये कह रहे हैं कि हाँ मैं तैयारी कर रहा हूं और पार्टी यदि मुझ पर विश्वास करती है तो एक बार फिर मैदान में होऊंगा। 4 बार पहले भी चुनाव लड़े हैं वो। क्या कहेंगे कि अरुण यादव एक ऐसा चेहरा है उस क्षेत्र से जो मुश्किल बनेगा बीजेपी के लिए? देखिए वो उन्होंने जो कहा कि भाई वो तैयार है चुनाव के लिए और पार्टी जो आदेश करेगी उस आदेश का पालन करेंगे। तो एक कांग्रेस का सच्चा सिपाही होने के नाते उन्होंने जो पार्टी के ऊपर जो छोड़ा, जो विश्वास व्यक्त किया है वही होगा और ये पार्टी जो तय करेगी हो गया। और वहाँ खंडवा में चूंकि अरुण यादव जी बड़े हमारे मजबूत नेता हैं कांग्रेस के, पहले भी चुनाव लड़े हैं। देखिए चुनाव के अंदर में राजनीति में हार जीत हमेशा होती रहती है, कोई नई बात नहीं है। मगर हाँ ये आखिर में जाके बात ये बनेगी कि जो पार्टी तय करेगी, जिस कैंडिडेट को तय करे, चाहे वो अरुण यादव जी है चाहे अन्य और किसी को भी करना चाहते हैं जो पार्टी अच्छा समझती है, और निश्चित रूप से वो तो तय होगा और वो पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता एकजुट होकर काम करेंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर में आज की तारीख में है, तो निश्चित रूप से लोगों के प्रति लोगों का काफी नाराजगी है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से पीछे आई और सत्ता और शासन चला रही है, ये पूरी तरीके से विफल है। वो सब हम लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बनी है इस कोरोना काल में, और भी बहुत सारी स्थितियां हैं कि जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन परिस्थितियों को नहीं संभाल पा रही। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रति मध्य प्रदेश की जनता आस्था रख रही है। ये क्या सिर्फ आप दमोह को देखकर बोल रहे हैं कि जनता का एक भाव कांग्रेस के प्रति ठीक नजर आ रहा है? तो आप क्या समझते हैं कि दमोह चुनाव ऐसे हो गया? क्या लोगों की जनता के नाराजगी? मैं आपसे वही समझना चाह रहा था जी। देखिए दमोह एक उदाहरण हमारे सामने आया, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि जब सत्ता सरकार जिसकी रहती है अधिकतर चुनाव उपचुनाव वही लोग जीतते हैं। मगर जिस तरीके से लोगों ने, जनता ने जो संदेश दिया कि हम ये जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सरकार की जो बनी है कांग्रेस की सरकार को गिराकर, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय रहा है और उसी के खिलाफ आज जनता है। और जिस तरीके से कोरोना काल में जो तैयारी मध्य प्रदेश सरकार को करनी थी, जिस तरीके से लोगों का नुकसान हुआ, परिवारों का नुकसान हुआ, आम जनता का नुकसान हुआ, तो निश्चित रूप से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को परख लिया है और निश्चित रूप आज उनकी पूरी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, वो जो खंडवा चुनाव में भी दिखेगी आने वाले समय में। जी हर्ष जी, आप वही है कि ये जो चुनाव होगा जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे कि अलग तरह का चुनाव होगा। एक तो कोविड के बीच में कुछ सवाल भी उठे सरकारों के ऊपर, चाहे केंद्र की बात करें, राज्य की बात करें। इस बीच में फिर दमोह चुनाव भी कांग्रेस जीत गई, तो कांग्रेस एक उत्साह में नजर आ रही है और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि दमोह में जो जनता ने साथ दिया है वो खंडवा में भी दिखाई देगा। लेकिन खंडवा का यदि हम परिदृश्य देखें तो वो अलग तरह की सीट है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। खंडवा की सीट, पहली बात तो साहब लोकसभा की सीट है। ये दमोह था विधानसभा क्षेत्र बहुत छोटा इलाका होता है, और खंडवा की सीट खंडवा के साथ साथ खरगोन और बागली यानी कि देवास जिले तक फैली हुई है। उनकी भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से अलग अलग है, मालवा निमाड़ दोनों को कवर करती है। दूसरी बात, जहां तक बात है कांग्रेस की, अरुण यादव की आप कर रहे थे, मुझे लगता है कांग्रेस के पास क्या यादव के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं है क्या? निमाड़ में कांग्रेस ने अपनी लीडरशिप बनाने में बहुत, मुझे लगता है, देर कर दी। खंडवा सीट से 2 बार वे लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, तो अरुण यादव का विकल्प नहीं है कांग्रेस के पास। क्या जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा के पास स्वाभाविक सहानुभूति है। नंद कुमार सिंह चौहान वहां पे नुमाइंदगी लंबे समय तक करते रहे हैं।
तो भाजपा के पास सहानुभूति फैक्टर तो काम करेगा, लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के लिए ये सीट कतई आसान नहीं रहने वाली। जी, आपने कहा कि सहानुभूति वहां पर काम कर सकती है और दूसरा उनके बेटे का जिक्र भी आप कर रहे थे, तो क्या यही वजह है कि एक वो भी आगे चलकर इस दौड़ में शामिल होंगे? अभी भले बात अर्चना चिटनीस की चल रही हो या किसी अन्य नेता की जिनका हम जिक्र कर रहे थे, नाम नहीं लेना चाहते, या कैलाश विजयवर्गीय जी की, तो क्या वो नाम भी आगे दौड़ में शामिल हो जाएगा? देखिए, हर्षवर्धन सिंह चौहान का नाम सोशल मीडिया की चर्चाओं में तो आ रहा है, लेकिन भाजपा आलाकमान कितना विचार करता है देखने वाली बात होगी। हो सकता है अगर भाजपा आलाकमान स्थानीय जो वहाँ पे गुटबाजी है, ऐसा कहा जाता रहा है कि नंद कुमार सिंह चौहान और अर्चना चिटनीस के बीच एक द्वंद्व चलता रहा है राजनीति का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे, तो उस द्वंद्व को अगर समाप्त करने के लिए कोई आलाकमान फैसला करता है तो हर्षवर्धन का नाम आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है दमोह उपचुनाव की हार के बाद भाजपा आलाकमान खंडवा को लेकर कोई रिस्क नहीं लेगा साहब। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं यशपाल जी। दमोह से उत्साहित है कांग्रेस, और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि शायद दमोह की जैसा जीत मिली है उसी तरह जनता वहां भी साथ दे देगी, लेकिन वहां एक सहानुभूति वोट भी आपके साथ रहेगा। हमेशा देखा है हमने, जहां जहां उपचुनाव होते हैं, वैसे भी सत्ताधारी पार्टी वहां से चुनाव जीतती है, लेकिन यहाँ लोकसभा का चुनाव, लोकसभा बड़ी फैली हुई सी है, एक तरफ निमाड़ है, फिर हम देखते हैं मालवा का क्षेत्र भी उसमें जुड़ जाता है, दमोह देवास जैसे क्षेत्र भी उसमें जुड़ जाते हैं, तो क्या थोड़ा सा मुश्किल होगा? लेकिन ये जो सहानुभूति की बात कही जा रही है, या हार के बाद जो भारतीय जनता पार्टी सबक ले लेती है, इस पर काम चल रहा होगा? देखिए मनोज जी, खंडवा, इंदौर, मंदसौर, ये सारे संसदीय क्षेत्र से मालवा और निमाड़ के ऐसे हैं जो काफी हदों तक भारतीय जनसंघ भी और मनोज जी भारतीय जनता पार्टी के पूरे कालखंड में भी हमारे अपने पक्ष की विचारधारा को विजयश्री प्राप्त हुई है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मंदसौर लोकसभा क्षेत्र के लिए भी 1960 के दशक में मनोज जी, अगर स्वतंत्र कुमार सिंह कोठारी जैसे वे व्यक्ति जो कलकत्ता में एक उद्योगपति हुआ करते थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको ला करके चुनाव लड़ा के जिता दिया, तो देखिए खंडवा में भी भारतीय जनता पार्टी की ताकत तो है मनोज जी, ऐसा नहीं है। अरुण यादव जी जैसे इतने बड़े कद्दावर नेता जो पीसीसी के अध्यक्ष है, उनके पूरे परिवार में कांग्रेस की राजनीति फली पली है, बड़ी है, और वैसे व्यक्ति भी अगर दो चुनाव हार जाते हैं अरुण यादव जैसे, तो आप ये तो मानिए कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी की वहां पर जड़ें बहुत गहरी है। और जिस प्रकार से आपने कहा कि उसका जो फैलावड़ा है वो इंदौर के लगता हुआ भी है, देवास का लगता हुआ भी है, खरगोन से लगता हुआ भी, तो जो फैली हुई लोकसभा है इसमें निश्चित से भारतीय जनता पार्टी की जो पहले से जो जड़ें मजबूत है, और नंदू भैया के जो काम थे मनोज जी उस संसदीय क्षेत्र में, तो हालांकि उनके जाने का तो सबको गम है, दुख है, लेकिन उनके सपने, उनके काम, उनकी प्रतिबद्धता, उनकी निष्ठा, उनके परिश्रम, इन सबसे इनकार थोड़ी किया जा सकता है क्या? उनके जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जिस प्रकार से एक सहानुभूति जो एक व्यक्तित्व के प्रति, उस महान शख्सियत के प्रति उस समय भी थी और आज भी और कल भी रहेगी, उन सबको लेकर के मनोज जी मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा वरिष्ठ कद्दावर हमारा जो संगठन है, प्रदेश की जो हमारे नेतागण हैं, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को लेकर के विचार मंथन तो करेंगे। जी जी, सोहन जी, एक यही है कि एक तो सहानुभूति वहां पर दिखाई देगी और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक तौर पर लेना चाहेगी। दूसरा, जिस एंटी इनकम्बेंसी जिसकी आप बात कर रहे थे, जिसके कारण दमोह से आपको जीत मिली है, जनता ने जो समझा, आप कोविड की चर्चा कर रहे थे, लेकिन बीजेपी भी ये चाहेगी कि वो पुनरावृत्ति फिर ना हो, तो क्या चैलेंज बड़ा होगा कांग्रेस के सामने? चैलेंज तो हमको मान के चलते हैं कि भाई ये चुनाव है, चुनाव के को कोई भी पार्टी इतनी आसानी से लेते नहीं, ये चैलेंज के रूप में लिया जाता है। तो इसमें देख, जो मैंने वर्तमान की जो परिस्थिति बताया आपको, ये जो बताया बात दमोह की नहीं है, दमोह एक हमारे सामने बहुत उदाहरण है कि भाई मैंने पहले सत्ता शासन रहते हैं उसका एक असर होता है, परंतु उसके खिलाफ में यदि दमोह का चुनाव जीते हैं तो निश्चित रूप से जो खंडवा की जो आप बात कर रहे हैं, भाई ये जो आप भौगोलिक जो स्थिति बता रहे हैं कि जो बहुत लोकसभा चुनाव फैला हुआ होता है, मैं मानता हूँ तो सबको जानकारी, हम सबको भी जानकारी है, मगर आप ये भी तो देखिए कि वो जो दमोह में जो परिस्थितियां बनी थी, जो हालात जो थे, वही खंडवा में भी हालात है। आज दमोह के जो मतदाता नाराज हैं और उन्होंने जो फैसला किया, तो वो हालत अभी खंडवा में भी है। दमोह से खंडवा की जितनी भी आम जनता है, मतदाता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका रोष आज भी है।
क्योंकि ऐसे बहुत सारे परिवार उजड़ गए हैं, बहुत सारी परिस्थितियां उन लोगों ने देखा है कि क्या हालात भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस कोरोना काल में बनाया है। तो निश्चित रूप से लोग इस चीज को भूले नहीं है, और यदि समय पे यदि कोई चुनाव होंगे खंडवा में तो निश्चित रूप से कांग्रेस की विजय होगी, ये हम मान के चलते हैं। नहीं, लेकिन क्या जैसे अरुण जी कह रहे हैं कि मैं एक कार्यकर्ता हूं, लेकिन तैयारी तो वो करते दिखाई दे रहे हैं, क्या कोई और भी चेहरा वहां से दिख सकता है? भाई देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी आने वाले समय में। अभी अरुण यादव ने जगह कार्यकर्ता है, भाई ठीक है कि बड़े नेता ने अपने आप को कार्यकर्ता समझ के कांग्रेस का अपना बात रखी है कि मैं कार्यकर्ता के रूप में हूँ, और पार्टी यदि आदेश करेगी चुनाव लड़ने का तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ा जाएगा। भाई किसी को भी आदेश करेगी, विकल्प बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं हो सकता, परंतु अरुण यादव जी वहां पर एक मजबूत नेता है और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, पीसीसी के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि पार्टी जो बोलेगी, जो आदेश करेगी उसका पालन करेंगे जी। और हम लोग भी इस बात में सहमत हैं कि जो पार्टी आदेश करेगी उसको सबका पालन करना है। हर्षवर्धन जी, आप भी ये बात कह रहे थे कि कांग्रेस का कोई चेहरा वहां अरुण यादव के अलावा नजर नहीं आता, लेकिन यदि ऐसा होता है कि कहीं अरुण यादव चूंकि लगातार चुनाव भी हारे, वहां से एक चुनाव जरूर वो जीते, तो क्या कोई और चेहरा आपको नजर आ रहा है कांग्रेस के भीतर? क्योंकि बीजेपी में तो एक लंबी कतार है जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं, और कुछ ऐसे नाम भी है जिनका शायद हो सकता है कि हम भी नहीं देख पा रहे हैं उनको, और भारतीय जनता पार्टी जब भी कुछ नया करती है तो चौंकाने वाला चेहरा भी सामने आता है। बात आप सही कह रहे हैं, अरुण यादव कांग्रेस की तरफ से स्वाभाविक दावेदार हैं, क्योंकि वो चुनाव जीत चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे, उसके बाद हालांकि चुनाव हारे भी। लेकिन बात यही है मनोज जी कि निमाड़ की राजनीति में कांग्रेस के पास कोई विकल्प का चेहरा क्यों नहीं है। निमाड़ की एक जमाने में कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, और आपको बताऊं कि विधानसभा जो चुनाव हुए पिछले प्रदेश के, उसमें कांग्रेस को सत्ता पे लाने में बड़ा जो रोल रहा निमाड़ का रहा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अरुण यादव जो रहते हैं वो अलग थलग हो जाते हैं एक तरीके से, और वो कई बार ऐसा ट्वीट भी करते हैं जो कि उनकी पार्टी की नीति पे सवाल उठाता है। और अब क्योंकि उपचुनाव आ गए तो वापस वो सक्रिय हो गए। तो कांग्रेस के लिए अरुण यादव स्वाभाविक दावेदार हैं, लेकिन अरुण यादव को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सीट को जीतने के लिए। अच्छा, अर्चना चिटनिस जी जो सक्रियता दिखा रही है, विधानसभा चुनाव तो वो हार गई, पर लोकसभा में भाग गजमाने की तरफ आगे बढ़ रही है, बनेगी बात? अर्चना चिटनिस जो है वो मुझे लगता है कि एक बेहतर नाम हो सकता है भाजपा की तरफ से, क्योंकि वो उसी क्षेत्र की रहने वाली हैं और लंबे समय से राजनीति वहां कर रही हैं। और खंडवा की भाजपा की राजनीति में दो ही नाम समकालीन राजनीति में छाए रहते थे, जो कि एक उनमें से इनका स्वर्गवास हो गया, नंद कुमार, अब बची है अर्चना चिटनिस। तो भाजपा के लिए अगर खंडवा के स्थानीय चेहरे को और कद्दावर चेहरे को मौका देने का विचार आया तो अर्चना जी स्वाभाविक दावेदार हो सकती है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन खंडवा की सीट को लेकर चर्चाएं चल पड़ी है सियासत में, और दोनों ही दल अपने अपने तरीके से तैयारियों में भी लगे हैं। 24 तारीख को कार्य समिति हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें जैसा बीटी शर्मा ने कहा कि हम रणनीति भी तय करेंगे। तो क्या रणनीति उपचुनाव को लेकर होगी, क्या रणनीति खंडवा को लेकर होगी? और 24 तारीख को ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बैठक भी होने जा रही, वो भी अपनी रणनीति तय करने वाले हैं। तो क्या इन चुनावों के दृष्टिगत ये दोनों पार्टियों की रणनीति काम आएगी? पर खंडवा से चेहरा कौन होगा? क्या कांग्रेस से अरुण यादव, या बीजेपी से अर्चना चिटनिस, या कोई और? क्योंकि दोनों खासे सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। सक्रियता अलग होती है और जनता सब समझती है, और इसीलिए चुनाव जब होते हैं तो जनता ही तय करती है। लेकिन चेहरा कौन होगा, इस पर हमारी भी नजर रहेगी। खंडवा से कौन? इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए i24 पर।